प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना हमारी है और बहुत छोटे उद्यमियों के लिए प्रधानमंत्री ने इसमें भी 10,000 करोड़ रखे। आंकड़ा कहता है कि 24 लाख हमारे समूह हैं, चाहे वो सोसाइटी होंगी जो फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में काम करती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कुल 2 लाख को ही आप 5 साल के भीतर 10,000 करोड़ देकर क्या अपग्रेड कर सकते हो। मुझे लगता है कि ये मॉडल और जो सोढ़ी जी कह रहे हैं ये मॉडल बिल्कुल मैच करता है। और उन्होंने कहा कि आप सब 24 लाख को साथ नहीं दे पाएंगे, लेकिन चलिए 2 लाख को तैयार करिए। 2 लाख में जब हमने ये वर्ष निकाल दिया, हमारा टारगेट था 45,000 समूहों का। अब उसमें समूह भी हो सकता है, सोसाइटी भी हो सकती है, एफपीओ भी हो सकता है, कोई छोटी इंडस्ट्री भी हो सकती है। इतने सारे विकल्प खुले हुए हैं, स्वयं किसान भी हो सकता है। लेकिन आपको आश्चर्य होगा, आवेदन कितने आए? कुल 26,424 और उसमें मैच्योर कितने हुए जिनको मिला? वो कुल 4,770। लक्ष्य था 45,000। पैसा है, लेकिन उसके बाद भी आवेदन करने वाले लोग नहीं आ पाए। जिनको मिलना था वो उससे भी कम है। 45,000 की तुलना में 4,770 का मतलब है 10%। आज ये स्थिति है, ये मुझे लगता है कि मंच मेरे लिए लाभदायी है कि मैं कम से कम अपनी बात को यहां पर कह पाऊंगा। हम जिन संगठनों की बात करते हैं, अगर हम उसको डिवाइड करें, जो समूह है या एफपीओ है, उससे कुल 844 आवेदन है। अगर मैं ब्रेकअप के रूप में बताऊं तो ये सच्चाई है। एफपीओ है, सरकार ने बनाए, लेकिन आवेदन, जबकि वो तो शायद पढ़े लिखे लोग हैं, ऑर्गेनाइज तरीके से काम करने वाले लोग हैं, लेकिन उनकी संख्या भी कुल 844 है, जिसमें सिर्फ 55 को लाभ मिला है। फिर उसके बाद में 40,000 रुपया हम प्रति सदस्य को देते हैं जो समूह के लोग होते हैं औजार के लिए, लेकिन वो संख्या राज्यों से आती है। हमने कभी भी ये मॉडल नहीं बनाया कि चलिए एक जिला है, जितने समूह होंगे पहले हम उनको पूरा करें, या राज्य कोई हो जिसको हम पूरा करें। और इसे टुकड़ों में पता ही नहीं चलता कि किसको मिला, किसको नहीं मिला, वो उपयोग कर रहा है, नहीं कर रहा है। और प्राय नोडल एजेंसीज होती हैं, वो कृषि विज्ञान केंद्र या बाकी जो स्टेट की एजेंसीज होती हैं वो काम करती हैं। भारत सरकार तो इस लेवल पर मॉनिटरिंग नहीं कर सकती, लेकिन जो लोग यहाँ पर बैठे हैं उनके दिमाग में अगर ये बात रहेगी तो मैं समझता हूं कि हम निश्चित रूप से परिणाम प्राप्त करेंगे। और ये जो समूह की मैं बात कर रहा हूं, या छोटे उद्यमी शब्द ज्यादा बेहतर होगा, जिसमें एफपीओ भी होगा। उन्होंने कहा 10 लाख रुपया तक भारत सरकार तो इमीडिएट देगी, जिसको उनके सीट बनी के तौर पर वो काम करेंगे। 35% उसका अनुदान है। अनुदान भी आप सीट बनी की तरह छोड़ दीजिए कि उसी यूनिट को रहेगा। अगर आप सहकारी आंदोलन की मानसिकता से काम करेंगे तो ये सीट मनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है। लेकिन मुझे लगता है कि इसके लिए चाहिए माइंडसेट। हमें यह तय करना होगा कि वास्तव में हम किस रास्ते पर आगे बढ़ना चाहते हैं। और इसलिए मैं समझता हूं कि ये 2 हमारी स्कीम्स थी जिनका मुझे लगता था कि आपके हम मुझे ध्यान में लाना चाहिए। लेकिन ये सच है कि यदि किसान की आमदनी दुगनी करने का स्लोगन हो, उससे बड़ा अगर मंत्र है तो वो आत्मनिर्भरता का मंत्र है। और वो मंत्र के लिए अगर कहीं चीजों को क्रमवार आगे बढ़ाने की जरूरत है तो पहले चाहिए सीड मनी, भारत सरकार देने के लिए तैयार है। दूसरा चाहिए कि अगर आपको कोई तकनीकी मदद चाहिए तो वो हो सकती है। मार्केटिंग और ब्रांडिंग की बात सोढ़ी जी ने कही है, वही एफपीओ कहता, हमारी मिनिस्ट्री कहती है कि मार्केटिंग और ब्रांडिंग के बगैर हम अपनी चीजों को क्वालिटी होने के बावजूद भी दुनिया के बाजार में या देश के बाजार में कीमत नहीं दिला सकते। इस सच्चाई को हमें स्वीकार करना पड़ेगा। और मैं अगर व्यक्तिगत तौर पर मानता हूं तो मैं ये जरूर मानता हूं कि कहीं ना कहीं सूचना का जो हमारा तरीका है वो अभी भी कमजोर है। और इसलिए मैं मानता हूं कि आज मेरे इस कार्यक्रम में आने से मुझे एक लाभ जरूर होगा कि कम से कम किसान पैदा कर लेता है, लेकिन अगर फूड प्रोसेसिंग का सिर्फ एक ही अर्थ मानिए कि वो अपनी उपज की उम्र बढ़ा सकता है। जो चीजें कम कीमत में बिक रही है, अगर फल और सब्जियां हैं तो आप उसको आगे बढ़ा सकते हैं। मैं एक कहानी के साथ ही अपनी बात खत्म करूंगा, क्योंकि अक्सर सब हम जानते हैं कि ये गलत है या कुछ चूक हमसे हुई है। कहीं ना कहीं हम उस भ्रम के अंधेरे में कहीं ना कहीं रुक गए हैं। लेकिन ये सच्चाई है कि एक भरोसा हमको रखना होगा
कि हमारे पूर्वज ज्यादा बेहतर संतुलित जीवन जीने के आदी थे। उनकी जीवन पद्धति में कोई व्यय और अपव्यय के बीच कहीं ज्यादा बड़ी बात होती थी कि वो सार्थक जीवन जीने के आदी थे। उनको इस बात का भी अंदाजा था कि कहीं ना कहीं हमारे पास में संसाधन है, लेकिन ये संसाधन पर आने वाली पीढ़ी का भी हिस्सा है और इसलिए कम नहीं पड़ने चाहिए। लेकिन शायद कुछ पिछले दशकों में जो हमने गलतियां की हैं, मेरे एक मित्र थे, स्वर्गवासी हुए, साथ में पढ़ते थे हम, उस आदमी ने मुझे पत्र में लिखा था कि जिसे हम प्रगति कहते हैं वो एक बेहूदगी की जगह दूसरी बेहूदगी है। और कई बार मैंने संसद में भी इसको कोट किया है। ये नहीं कि प्रगति स्वीकार नहीं है, प्रगति स्वीकार है। जो परिवर्तन होते हैं उन परिवर्तनों को हमें स्वीकार करना चाहिए, लेकिन हम अपने मूल को ही भूल जाएं, हम अपने मूल को स्वीकार ना करें। तो मेरे आराध्य परम पूज्य शिवासी जी की इस वाणी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। एक बार उन्होंने मुझसे प्रश्न किया, युग परिवर्तन का अकाट्य सिद्धांत क्या है, मूल सुधार या भूल सुधार? मैं चुप रहा, मुझे जवाब देने की स्थिति नहीं बनी कि आखिर ये कैसा उत्तर है, हम कैसे उत्तर देंगे। बाद में ठहाका मार के मैं चुप रहा, तो वो ठहाका मार के ऐसे, और उन्होंने कहा तुम्हारे मौन ने तुमको गलत उत्तर देने से बचा लिया। ये प्रश्न ही गलत है, क्योंकि युग परिवर्तन का अकाट्य सिद्धांत है मूल सुधार और भूल सुधार। हम मूल सुधार को कमतर ना आके, ये हमारी पूर्वजों की बोध आती है जिसके भरोसे हम अभी तक चल रहे हैं और आगे भी चलते जाएंगे। हम दुनिया में विस्तारवादी देश नहीं है। जो जमीन का टुकड़ा है, खेती हर भूमि है, वो उतनी ही रहने वाली है और आबादी लगातार बढ़ने वाली है। ये चुनौती हमको सबको आंख में दिखती है और सबको समझ में आती है, लेकिन उसके बाद इस समाधान के लिए हम अधिक उत्पादन का पैमाना लेकर जाएंगे तो जमीन की भी अपनी क्षमताएं हैं, कभी ना कभी तो एग्जॉस्ट होंगी। और इसलिए जो चीजें हैं अगर वो सड़ने से बचा ली जाए तो शायद ज्यादा लोगों के लिए काम आएंगी, हमारा नुकसान भी बचेगा। फूड प्रोसेसिंग इस क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण है। कहानी बड़ी छोटी है, एक उपन्यास है दरअसल, वो शायद आप लोगों ने भी पढ़ा होगा। एक व्यक्ति था, उसको स्वप्न आते थे और एक ही चीज दिखती थी, तो वो उसको ढूंढने के लिए निकल पड़ा कि चलो देखते हैं कि ये स्वप्न, ये ऐसी परिस्थिति कहीं मुझे मिलेगी कि नहीं मिलेगी। घूमते घूमते सालों हो गए, पर एक कहीं जाकर रात में रुका, एक आदमी और मिला, उससे दोस्ती हो गई। उसने बताया, फिर खुलकर उसने कहा कि अरे साहब, हम ये स्वप्न आते थे, मैं उसको ढूंढने के लिए निकला। उसने कहा स्वप्न तो मुझे भी आता है, लेकिन अजीब पागल आदमी, इस पागलपन में क्यों पड़ना। बोले मुझे भी एक स्वप्न आता था कि एक पहाड़ है, उसके पास एक तालाब है, उसके बाजू में एक टीला है, उस पर एक घर बना है, उस पर खजाना रखा हुआ है, और उस खजाने को निकालोगे तो माला माल हो जाओगे। जब उसने सुनाया तो जो पहला व्यक्ति घूम रहा था अपने स्वप्न को लेकर, उसने कहा ये तो मेरा घर है, जहां से मैं चला हूं वहां तो स्थिति यही है जो उसको स्वप्न आया। कुल मिलाकर मूल वही है, लेकिन हमें नहीं पता, हम दूसरे का ढूंढने में जो हमने समय बर्बाद किया। कोई अच्छा दोस्त मिल गया है तो आपको पता चल गया कि नहीं यार, इसका स्वप्न तो ये है कि भाई पहाड़, तालाब, टीला और उसके ऊपर घर, उसके नीचे खजाना, उस पर हम बैठे थे, लेकिन हम दूसरे स्वप्न में घूमते हुए जा रहे थे। शायद ये यात्रा यहाँ तक पहुंची है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री का नेतृत्व है, एक अच्छे मित्र के नाते शायद वो नेतृत्व हमको साहस दे रहा है कि हमें लौटना होगा, लेकिन लौटने का मतलब यू टर्न नहीं हो सकता। हमें इस बदलाव के साथ, क्योंकि ये लंबी चली हुई यात्रा हमको निश्चित रूप से उसने चुनौतियां ज्यादा बढ़ाई हैं, लेकिन दुनिया की जो परिस्थिति बन रही है, उस दुनिया की परिस्थिति में यदि हमने अपने फलों को, सब्जियों को, अनाज को प्रोसेस करके अगर उसकी लाइफ को बढ़ा दिया, उसकी उम्र को बढ़ा दिया, हम अपना भी भला करेंगे, दुनिया का भी भला करेंगे। और मैं यही कहूंगा कि दुनिया अगर मोटे अनाज के वर्ष को मना रही है तो उसकी मांग को पूरा करने का एक अवसर भारत के सामने है और इसे गंवाना नहीं चाहिए। मैं जानता हूं कि इंडस्ट्री कम होने के बावजूद भी बड़ी पापड़ बनाने वाले हमारे परंपरागत हुनर हमारे घरों में मौजूद है। ऑर्गेनाइज वे में उनको आगे बढ़ाने की जरूरत है। उसके लिए मार्केटिंग ब्रांडिंग चाहिए, उसके लिए क्वालिटी पैरामीटर्स के लिए लैब्स चाहिए। भारत सरकार उस पर मैपिंग के साथ में अपना काम कर रही है। मेरी समय की मर्यादा है, वो पूरी हो रही है, इसलिए मैं अपनी बात को यहाँ समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।